हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है एन illuminated ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये सामने हमारे पास स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में 90 सेंटीमीटर गिवन है। Question is, what is the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on the screen twice the size of the object? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इमेज शुड बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि हमसे कहा गया है कि रियल इमेज बननी चाहिए। रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनती है ओनली इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। Means we must use convex lens to form image of the object on the screen। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो इमेज का साइज है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने m का फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, I/O इज इक्वल टू V/U इज equal to, in this case it is going to be -2, माइनस साइन फॉर रियल इमेज, ट्वाइस के लिए 2 हो गया। अब v की वैल्यू अगर मैं मान लूँ कि u की वैल्यू मेरे पास ये x है तो v की वैल्यू मेरे पास 90 माइनस x हो जाएगी। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। v विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन प्लस में आएगी, u की वैल्यू मेरे पास माइनस में आएगी तो माइनस x हो जाएगा। वी कैन राइट डाउन 90 माइनस x इज इक्वल टू 2x, यानी कि 90 इज इक्वल टू 3x, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। वी गॉट x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में हमसे तो फोकल लेंथ पूछा गया है, तो मैं m की डेफिनेशन एक बार फिर से ट्राई कर सकता हूँ। फॉर्मूला था f/f प्लस u। लीनियर मैग्निफिकेशन मेरे पास -2 है, f मुझे ढूंढनी है और u की वैल्यू मैंने 30 कैलकुलेट कर ली है। सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट आवर आंसर। यहाँ से ये 3f इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60, यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू बच्चों हमारे पास +20 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Next question. The image obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times the length of the object. Image formed is erect. अगर इमेज इरेक्ट है तो इस मीन्स दैट यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज के लिए m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन में कहा गया है 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि +4 हो जाएगा। If the focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the object and the image distances। m के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है f/f प्लस u। यहाँ पर m की वैल्यू +4, फोकल लेंथ मुझे 20 गिवन है तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 20 प्लस u इज इक्वल टू 5, u comes out -15 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास हो गया -15 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस हमारे पास ये बन जाना चाहिए। लेट अस गो फॉर कैलकुलेशन। वैसे तो ये 60 सेंटीमीटर बनेगा, बट मैं इसको आपको कैलकुलेशन के थ्रू भी समझा सकता हूँ। 2 तरीके हो सकते हैं करने के। एक m का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो v/u। v आपको ढूंढना है, u आपके पास -15 है तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड जो आप ऑप्ट कर सकते हो वो है आप लेंस इक्वेशन के थ्रू इसे सॉल्व कर लो। इस केस में u आपके पास -15 हो जाएगा और f आपको 20 गिवन है तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। -1/15 ये हो जाएगा हमारे पास 60, 3 - 4 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/v। यहाँ से भी v की वैल्यू आपके पास बच्चों
-60 सेंटीमीटर ही आएगी। सभी मेथड्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फॉर्मूला। If an object is placed at a distance x1 from the first focus of a thin lens of focal length f, and if its image is formed at a distance x2 from the second focus, then prove that x1 x2 is equal to f square. हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एंड हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट सपोज 2f से बियॉन्ड रखा सच दैट इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले फोकस से x1 है। दिस डिस्टेंस इज x1। अब इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f। तो समवट हियर हमारे पास एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगी a डैश b डैश। क्वेश्चन के मुताबिक ये डिस्टेंस हमारे पास x2 है। Clear? And we have to prove that x1 x2 is equal to f square. ये डिस्टेंस मेरे पास f हो जाएगा, इस तरफ से भी ये डिस्टेंस f हो जाएगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखूं तो ये मेरे पास माइनस ऑफ x1 प्लस f हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इमेज का डिस्टेंस लिखूं तो माइनस ऑफ x2 प्लस f हो जाएगा। Now I can go for lens equation -1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, ये प्लस साइन होना चाहिए। माइनस x1 प्लस f हो जाएगा प्लस v की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी x2 प्लस f एंड यहाँ पर फोकल लेंथ तो कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव ही आएगी। ये माइनस माइनस साइन एडजस्ट हो जाएंगे। नाउ वी कैन गो फॉर LCM x2 प्लस f प्लस x1 प्लस f। साथ के साथ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर आ जाएगा f और इधर मेरे पास बचेगा x1 प्लस f इंटू x2 प्लस f। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये कैलकुलेशन क्लियर होगी। नाउ वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। x2f प्लस एफ स्क्वेयर प्लस x1 इंटू एफ प्लस एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1f प्लस x2f प्लस एफ स्क्वेयर। नाउ यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये एफ स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, x2f कैंसिल आउट हो गया, x1f कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब हमारे पास बचा क्या, वी आर लेफ्ट विद एफ स्क्वेयर ऑन द लेफ्ट साइड एंड x1 x2 ऑन द राइट साइड एंड यही रिजल्ट बच्चों हमें प्रूव करना था। एंड नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, हमारा इसका बोर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, एंड कन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन की पोजीशन फिक्स रहेगी, ना हमने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है उसकी पोजीशन को, ना स्क्रीन की पोजीशन को चेंज करना है। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D। मैं अपने सिंबल्स थोड़े चेंज करूँगा। ये जो डिस्टेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन 4f। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। जब ये डिस्टेंस 4f से बड़ा होता है तभी रियल इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती है। अब कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए हमने लेंस को पहले पोजीशन 1 पे रखा, इस पोजीशन पे रखा तो ये डिस्टेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए u था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीन के ऊपर एक रियल इमेज बनी। अब अगर हम इस लेंस को डिस्प्लेस कर देते हैं बाय डिस्टेंस स्मॉल d, तब भी
एक रियल इमेज फॉर्म हो जाती है ऑन द स्क्रीन। यानी कि लेंस को डिस्प्लेस करने से भी बाय अमाउंट d डिस्प्लेस करने से भी रियल इमेज फॉर्म हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको मैं डिटेल में अब डिस्कस करूँगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है एंड वी प्लेस दिस कन्वेक्स लेंस बिटवीन between object and screen. This is object AB and here we have screen. Let us suppose that distance between object and screen is D. Is that clear? And an image is formed somewhat here. मान लीजिए मेरे पास ये डिस्टेंस x है, तो क्लियर है कि दूसरी तरफ वाला ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। अगर हम इस डायग्राम को फिलहाल देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है, इमेज के लिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब इस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। अगर V ज़्यादा है तो नेचुरली मैग्नीफाइड इमेज ही बनेगी। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर इमेज बनाऊँ, आई विल मार्क इट विद अ ब्लैक कलर, तो ये मेरे पास एक मैग्नीफाइड इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की A', B'। डन। अब इस केस में अगर मुझे मैग्नीफिकेशन M1 लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूँ D माइनस एक्स अपॉन माइनस ऑफ एक्स विद साइन कन्वेंशन। ये D माइनस एक्स पॉजिटिव आएगा एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे पास नेगेटिव आएगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने बच्चों क्या किया, अब हमने ऑब्जेक्ट को फिर से फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए हमने लेंस को डिस्प्लेस कर दिया। सपोज दिस लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस स्मॉल d। इस तरह से डिस्प्लेस किया एंड वंस अगेन वी ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इस बार आप देखो कि ऑब्जेक्ट एंड लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, यानी कि लेंस एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है। इस बार इमेज बनेगी, बट इस बार इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। इस बार डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इसे मैं A', B' लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? यानी कि इस केस में मैं ये कह सकता हूँ M2 के केस में अब मेरे पास क्या आएगा, इस बार ध्यान से समझिएगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस स्मॉल d। तो मैं इसे लिख, और इमेज का डिस्टेंस मेरे पास कितना बच गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया मेरे पास x प्लस स्मॉल d एंड इमेज का डिस्टेंस मेरे पास बच गया प्लस d माइनस एक्स माइनस d। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको ये बात कंसेप्चुअली क्लियर है? अब हम लोग इसको लॉजिकली अप्रोच करते हैं, मैथमेटिकली नहीं, लॉजिकली इसे अप्रोच करेंगे। लॉजिकली बात को समझिए बच्चों कि अगर पहले ये ऑब्जेक्ट था, x का वैल्यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, तो ये इमेज का डिस्टेंस था। जब मैंने लेंस को इधर शिफ्ट कर दिया तो अब इस तरफ से जो डिस्टेंस बचा ये x होना चाहिए, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, d माइनस एक्स होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? कि पहले लेंस की जो पोजीशन थी L1, वहाँ से ऑब्जेक्ट ये पड़ा है तो इमेज बनी d माइनस एक्स पे। अब मैंने अगर लेंस को शिफ्ट कर दिया तो आप ऐसा समझ लो कि ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है तो इमेज इधर बन रही है। तो इस केस में ये डिस्टेंस हो गया x और दूसरी तरफ हो गया d माइनस एक्स। क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लीजिए। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर मैथमेटिकली फिट करके देखता हूँ। इन दोनों डिस्टेंसेस को देखो, एक है d माइनस एक्स और एक है x। d माइनस एक्स को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? मे आई राइट डाउन इट एज x प्लस d, वेयर स्मॉल d रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि d माइनस d इज इक्वल टू 2x।
यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी d माइनस डी बाई टू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डिस्प्लेसमेंट मेथड के क्वेश्चंस के लिए आपको अगर ये याद है तो आपके दुख दर्द काफ़ी दूर हो जाएंगे। अब अगर मैं d माइनस एक्स ढूंढूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, d माइनस एक्स, x की वैल्यू d माइनस डी बाई टू हो जाएगी। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बन जाएगा d प्लस डी बाई टू। बेसिकली ये v के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं ये समझूँ, याद कैसे करना है, u का डिस्टेंस अगर मेरे पास d माइनस डी बाई टू है तो इमेज का डिस्टेंस मेरे पास d प्लस डी बाई टू होगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर मैं u डिस्टेंस लेता हूँ d प्लस डी बाई टू तो मेरे पास इमेज का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, d माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये एक पेयर बन जाएगा और ये मेरे पास दूसरा पेयर बन जाएगा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं मैग्नीफिकेशन को। पहले केस में मेरे पास मैग्नीफिकेशन कितनी आएगी, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। दूसरे केस में मैग्नीफिकेशन कितनी आएगी, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी क्लियर है। अब m1 पहले केस में कितना आएगा, अगर ये मेरे पास पहला केस है तो ये आएगा v अपॉन यू। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपको क्या समझ में आएगा, d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं माइनस साइन रख लेता हूँ, हालांकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अगले केस में क्या आएगा, d माइनस डी अपॉन d प्लस डी। वो टू तो कट ही जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी राइट हैंड साइड आपस में कट के 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को लेटर से दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास क्या आएगा, I1 इंटू I2 अपॉन ओ स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। इज दैट क्लियर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। आपको 3-4 चीज़ें इस मेथड में पता होनी चाहिए। पहले, डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब क्या है कि हमने लेंस को डिस्प्लेस करना है और फिर भी इमेज स्क्रीन पर ही बनेगी। दूसरा, एक बार इमेज मैग्नीफाइड बनेगी, एक बार इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। तीसरा कि पहले जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो इमेज का बन जाएगा एंड वाइस वर्सा। चौथा पॉइंट, u की वैल्यू d माइनस डी बाई टू है तो v की वैल्यू d प्लस डी बाई टू होगी। हमें क्वेश्चन में हमेशा स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस एंड लेंस का डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्टेंस स्मॉल d गिवन होगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको कैपिटल D एंड स्मॉल d या इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको यही रिलेशंस यूज़ करने होंगे। क्लियर। उसके बाद लास्ट रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का साइज कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। चलिए देखते हैं, इसी के बेस पे शायद कोई न्यूमेरिकल मिल जाए। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस at 2 different locations separated by 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। वैसे तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम लोग वो ड्राइव कर लेंगे। कैपिटल D मुझे गिवन है 90 सेंटीमीटर और स्मॉल d मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यही है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है एंड लेंस की 2 पोजीशंस के लिए हमारे पास रियल इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही है और हमें इस लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अगर मैं u की वैल्यू लिखूं तो मुझे पता है ये कितनी है, से दिस इज d माइनस डी बाई टू विद साइन कन्वेंशन माइनस आ जाएगा एंड v के लिए वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी हो जाएगी, d प्लस डी बाई टू। सो लेट अस कैलकुलेट फोकल लेंथ।
हमारे पास लेंस इक्वेशन क्या होती है, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन पुट करने के बाद मेरे पास यही बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/d - d इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। मुझे इसको फर्दर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट डाउन 2 कॉमन रख सकते हैं। यहाँ पे आएगा, एक गलती हो गई है बच्चों, यहाँ पर मेरे पास था साइन प्लस, तो 2 × d + d + d - d अपॉन d² - d² इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से हमारे पास ये d भगवान को प्यारा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर f की वैल्यू बन जाएगी d² - d² अपॉन 4d। दिस इज़ वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। अगर आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो, नहीं रख सकते तो बस कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखूँ तो क्या आंसर बनता है, 90² - 20² अपॉन 4 × 90। ये मेरे पास हो जाएगा 110 × 70 डिवाइडेड बाय 4 × 90। ये एक ज़ीरो कट जाएगी, ये 770/36 थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, an luminous object and a screen are placed on an optical bench and a converging lens is placed between them to throw a sharp image of the object on the screen. Linear magnification of the image is found to be 2.5। देखो बेटा, यहाँ पर रियल इमेज बन रही है, क्योंकि इमेज स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो साइन माइनस आएगा। लेंस इज नाउ मूव्ड 30 सेंटीमीटर नियर द स्क्रीन, यानी कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 सेंटीमीटर का हो गया है। एंड वंस अगेन शार्प इमेज इज फॉर्म्ड एंड वी हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कंसेप्ट समझेंगे। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, सामने होगी स्क्रीन। इस बार मुझे ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस गिवन नहीं है। लेंस को पहले यहाँ पर रखा, पहला केस, इसमें कुछ मैग्नीफाइड इमेज बनी, ये लेंस की पहली पोजीशन थी। फिर लेंस को शिफ्ट कर दिया बाय डिस्टेंस d टूवर्ड्स द स्क्रीन एंड अब इस बार डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। पहली बार मैग्नीफाइड बनी थी और अब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, यानी कि पहले केस में ऑब्जेक्ट जो u डिस्टेंस था वो कम था और बाद में ये डिस्टेंस बढ़ गया। अगर हम याद करें तो u डिस्टेंस हमने क्या लिखा था, -d - d/2, तो v हमारे पास आ जाता था d + d/2, यही था। बट यहाँ पर हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है m की वैल्यू कितनी है, -2.5। अगर मैं इस रिज़ल्ट को यूज़ करूँ तो मैं इजीली अपने आंसर तक पहुँच पाऊँगा। फार्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, v/u -2.5 इज इक्वल टू d + d अपॉन -d - d। ये साइन एडजस्ट हो जाएगा, हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.5d - 2.5 टाइम्स स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D + स्मॉल d। आप इसको एडजस्ट करिए, 1.5d इज इक्वल टू 3.5d। तो यहाँ से कैपिटल D की वैल्यू मेरे पास 35/15 इंटू स्मॉल d आ जाएगी। स्मॉल d क्वेश्चन में 30 गिवन है, तो यानी कि कैपिटल D की वैल्यू मेरे पास 70 सेंटीमीटर आ जाएगी। वंस आई गेट वैल्यू ऑफ कैपिटल D 70 सेंटीमीटर, देयर इज नो इशू इन कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ। दो तरीके हो सकते हैं, आप लोग इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो u एंड v की वैल्यू। u की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आएगी, 70 - 30 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर v की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 50 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए, ये अगर 70 + 30 तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से u एंड v आ गया। आप लोग
लेंस इक्वेशन अप्लाई करके बड़े आराम से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो -1/20 एक साइन और आएगा, प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास 1/f की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम आपके पास हो जाना चाहिए 100, ये हो जाएगा 5 + 2, यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास 100/7 सेंटीमीटर आ जाएगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड वे इसको करने का क्या था, हमने लास्ट न्यूमेरिकल में ही फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था d² - d²/4d। हम लोग उसे ट्राई करते हैं, थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ पे लिखते हैं d² - d²/4d। इससे चेक करके देखते हैं क्या बनता है। d हमारे पास है 70² माइनस स्मॉल d हमारे पास है 30² अपॉन 4 इंटू कैपिटल D विच इज़ 70। अगर a² - b² का फॉर्मूला लगाऊँ a + b, यानी कि 100 × 40/4 × 70 हो जाएगा, तो मेरे पास ये 40 कट जाएगा। आई विल अगेन गेट 100/7 सेंटीमीटर। सेम रिजल्ट, दोनों मेथड्स परफेक्ट फिट बैठेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। Next question. In figure, a convex lens L is placed at a distance of 36 cm from a screen. If a point source P is placed at 56 cm from the screen, then a circular spot of light of diameter equal to diameter of the lens is formed. Show the image formation by a ray diagram. Calculate up to what distance the source be moved या source be displaced so that its clear image can be formed on the screen. So क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा जिसकी एक इमेज बनी जिसका साइज सर्कुलर स्पॉट का साइज डायमीटर ऑफ द लेंस के बराबर है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ को 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। पहली सिचुएशन ये पॉसिबल है कि हमने इस पॉइंट सोर्स को फोकस के ऊपर रखा ताकि जब रेस इसमें से पास करें तो पास करने के बाद लेंस के पैरेलल हो जाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं। उस केस में स्क्रीन के ऊपर बनने वाला स्पॉट उसका साइज इस लेंस के साइज के बराबर ही होगा। यानी कि डायग्राम से मैं ये समझ सकता हूँ कि ये फोकल लेंथ मेरे पास 20 सेंटीमीटर आएगी। मीन्स मेरे पास लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर? अब हमसे कहा गया है कि रियल इमेज बनाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस मैं मान लेता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u है एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट। और v मेरे पास फिक्स है, मुझे लेंस और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। फोकल लेंथ मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर LCM बन जाएगा 180, ये बन जाएगा 9 - 5। ठीक लग रहा है? तो ये मेरे पास हो जाएगा 180/4। ये कैलकुलेशन सही है विद ए नेगेटिव साइन, यानी कि मेरे पास u की वैल्यू बच्चों यहाँ पर -45 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि अभी देखो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। ये रहा ऑब्जेक्ट P और ये रहा लेंस, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो मुझे लेंस को डिस्प्लेस करना ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना पड़ेगा बाय डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। सो इस केस में जो मुझे डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 45 - 20 यानी कि 25 सेंटीमीटर। मुझे 25 सेंटीमीटर लेंस से इस ऑब्जेक्ट को पीछे को हटाना पड़ेगा ताकि रियल इमेज स्क्रीन के ऊपर बन सके। क्लियर?
ये समझने का एक मेथड था। सेकंड पॉसिबिलिटी जो रे डायग्राम की है वो देखिए क्या है। ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हमने यहाँ से लेंस से रे भेजी, रेज इस तरह से क्रॉस करती हुई यहाँ पहुँचती हैं एंड अल्टीमेटली इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती है। अब यहाँ पर मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी। क्वेश्चन के मुताबिक ये लेंथ यानी कि डायमीटर ऑफ द लेंस एंड ये इमेज का साइज बराबर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी और इस केस में ये लेंथ हमारे पास नेचुरली 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये लेंथ मेरे पास कितनी है बच्चों डायग्राम से 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे पास हो गया 20 सेंटीमीटर और जो इमेज बनी यहाँ पर वो बनी 18 सेंटीमीटर पे। तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 18 एंड 20 का एलसीएम मैं ले सकता हूँ 180, तो ये 180 हो गया। ये मेरे पास आएगा, साइन एडजस्ट हो गया 9 + 10, तो f की वैल्यू मेरे पास 180/19 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ओके, अब मुझे इमेज यहाँ नहीं बनानी है, मुझे इमेज कहाँ पे बनानी है, स्क्रीन पे बनानी है। तो यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फाइनल इमेज डायरेक्ट स्क्रीन पे बने, यानी कि 36 सेंटीमीटर पे बने जब मेरे पास लेंस की फोकल लेंथ f ये वाली हो। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर से मुझे लेंस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि मैं ऑब्जेक्ट के नए डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकूं। ये 36 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करूंगा 180/19, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा 19/180 -1/36, एलसीएम हमारे पास बन जाएगा 180, ये 19 -5 हो जाएगा -1/u, यानी कि हमारे पास u की वैल्यू -180/4 बन जाएगी। इज दैट क्लियर? दिस इज -180/14 बन जाएगी। सो इस बार आंसर में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ये बन जाएगी हमारे पास -90/7 सेंटीमीटर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे -1 तो ये 20 अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 3 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअली 12.67 होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं -13 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू मेरे पास हो गई -13 सेंटीमीटर। तो इस केस में अगर ये फोकल लेंथ है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर आगे को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि अब मुझे u चाहिए 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इधर आएगा, अभी डिस्टेंस है 20, तो मुझे 7 सेंटीमीटर के आसपास इसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड आउट वेयर would you place a converging lens of focal length 9 cm so that image of two sources are formed at the same point? Question is, हमारे पास 2 पॉइंट सोर्सेज हैं, से O1 एंड O2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। Question is, find out where would you place a converging lens of focal length 9 centimeter so that image of two sources are formed at the same point। तो अगर मैं लेंस को यहाँ कहीं रख दूँ जिसकी फोकल लेंथ मेरे पास 9 सेंटीमीटर है और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की इमेज एक ही जगह पर बने, तो मुझे इस x को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस ट्राई विथ, पहले
ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास डिस्टेंस कितना हो गया x और दूसरे के लिए 24 प्लस x। मैं मान लेता हूँ दोनों के लिए ही जो इमेज है वो y डिस्टेंस पे बनती है। I1 I2 कॉन्साइड करेंगी। नेचुरली एक के लिए एक के लिए डिमिनिश्ड और दूसरे के लिए मैग्नीफाइड इमेज बननी चाहिए। सो आई विल गो फॉर स्टैंडर्ड लेंस इक्वेशन -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो पहले केस में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ से मेरे पास 1/y की वैल्यू आ गई 1/9 - 1/x। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में मेरे पास ये डिस्टेंस 24 प्लस x हो जाएगा प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/9 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/y will be equal to 1/9 minus 1/24 plus x। आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में पंगा क्या पड़ता है, कि क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर है मैंने क्या किया। एक बार मैंने ऑब्जेक्ट को रखा O1 पे, दूसरी बार O2 पे, और दोनों केस में मैंने मान लिया कि रियल इमेज बन रही है। आप लोग देखोगे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 1 और 2 को देखूं तो इनकी लेफ़्ट साइड सेम है, इसका मतलब राइट साइड्स भी सेम होंगी। अगर ऐसा है तो भैया गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास बचेगा -1/x -1/24 प्लस x, माइनस और माइनस भी कट जाएंगे। x इज इक्वल टू 24 प्लस x विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो हमारे पास संभव ही नहीं है। यानी कि जो सिचुएशन मैंने एज्यूम की कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पे रखने पे रियल इमेज बन जाएगी, ये सिचुएशन तो संभव ही नहीं है। तो हमें कोई नया मेथड सोचना पड़ेगा। चलिए फिर से दोबारा से दिमाग लगाते हैं क्या बनता है। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि एक केस में रियल और दूसरे केस में वर्चुअल इमेज बनती है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। अब अगर मैं इस लेंस को यहाँ पर रख दूँ समवट बिटवीन दीज टू एंड फोकल लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, तो इस केस में अगर ये डिस्टेंस x हो गया तो दूसरे केस में मेरे पास डिस्टेंस 24 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज रियल इमेज बनती है यहाँ कहीं पे, ये पॉइंट हो गया रियल इमेज का। तो O2 की वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनती है। एक की रियल और दूसरे की वर्चुअल इमेज कोइंसाइड करती हैं। फिर ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है। तो मैं मान के चलता हूँ O1 की रियल इमेज है और O2 की वर्चुअल इमेज है। जस्ट ट्राई करेंगे। तो मेरे पास स्टैंडर्ड लेंस इक्वेशन के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे। ये डिस्टेंस मुझे लेके चलना है V। ठीक है, तो V पहले केस में तो प्लस ही आएगा, फोकल लेंथ प्लस ही आएगी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे पास 1/v की वैल्यू बनेगी 1/9 माइनस 1/x। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लेंस के लिए चलते हैं। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा 24 माइनस x। v मेरे पास इस बार बच्चों नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इस बार वर्चुअल इमेज बननी है। ये क्लियर है। दिस इज इक्वल टू 1/9। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे। यहाँ से 1/v की वैल्यू बन जाएगी, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, 1/24 माइनस x माइनस 1/9। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। 1/9 minus 1/x is equal to 1/24 minus x minus 1/9.
तो ये रीअरेंज करेंगे 2/9 इज इक्वल टू 1/24 माइनस एक्स प्लस 1/x। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो संभवतः यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। ये बन जाएगा x प्लस 24 माइनस एक्स, ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी ये 12 बचेगा। 12 9 सब 108, 108 इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। अब क्या मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ? फैक्टर 12 तो नहीं बनेंगे। इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? वी विल गेट ए फैक्टर्स ऑफ 6 and 18। यहाँ से x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 18 बन जाएगा, यानी कि x की दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, 6 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही बात है, एक तरफ से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरी तरफ से ये डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Next numerical is a parallel beam of light is incident on a double convex lens as shown in figure. The beam diverges. The refractive indices of three media are mu1, mu2 and mu3 as shown in the figure. Which of the following relation can certainly lead to this phenomenon? हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस गिवन है और रेज यहाँ पर डाइवर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज कर रही हैं, यानी कि लेंस का बिहेवियर उल्टा है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये तभी पॉसिबल होता है जब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर के मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। यानी कि ये तो पक्का है कि mu2 शुड बी ग्रेटर देन mu3, तभी ये पॉसिबल है। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी ऑप्शंस हैं जिनमें mu2 की वैल्यू mu3 से ज़्यादा गिवन है। ये गलत हो गया, mu2 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, mu2 इज़ ग्रेटर देन mu3। ये दोनों बराबर हों तो कोई इशू नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये इस मीडियम में इस सरफेस पे क्या होगी, ना कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज होगी, बट इस सरफेस पे ये क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि बिहेवियर उल्टा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम यानी कि mu2 शुड बी ग्रेटर देन mu3 एज वेल एज mu1, क्योंकि mu1 और mu3 इक्वल ही हैं, एक ही ऑप्शन है। सो दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A thin lens of focal length f has aperture d। हमारे पास एक पतला लेंस है जिसका अपर्चर यानी कि जिसका डायमीटर हमें d गिवन है। It forms an image of intensity I. The inner part of the lens of diameter d/2 is painted black। अब इसके अंदर वाले हिस्से को हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया ऑफ डायमीटर d/2। अब बताइए इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल डिपेंड अपॉन एरिया। पहले केस में लाइट जो है वो पूरे के पूरे लेंस में से पास कर रही थी, तो इसका मतलब शुरू में जो इंटेंसिटी है हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, वे के रिप्रेजेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सेकंड केस में हमारे पास जिस एरिया में से लाइट पास कर रही है वो बाहर वाला है, अंदर वाले हिस्से को हमने ब्लैक पेंट कर दिया है। तो अब जो अंदर वाले हिस्से का एरिया जिसको हमने ब्लैक पेंट किया है वो पाई d/4 हो गया, यानी कि जिस हिस्से में से लाइट पास करेगी वो यही बचा। गेटिंग माई पॉइंट? अंदर वाले हिस्से को, अंदर वाले एरिया को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये k पाई इंटू d² कॉमन आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा। आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये मेरे पास आएगा k पाई d², एलसीएम हो गया 16, ये हो गया 4 माइनस 1, 3/16। सो I2 कम्स आउट k पाई d² इंटू 3/16।
से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, आई विल गेट माय आंसर I1 बाय I2। तो ये मेरे पास बचेगा k बाई डी स्क्वेयर तो कट जाएगा, 1/4 इंटू 16/3, दिस कम्स आउट 4/3, यानी कि I2 इंटेंसिटी इस केस में मेरे पास बन जाएगी 3/4 टाइम्स इनिशियल इंटेंसिटी। तो आंसर आ जाएगा 3/4 टाइम्स इनिशियल इंटेंसिटी। कंसेप्चुअली आप इसको ऐसे समझ सकते थे कि जब आपने अंदर वाले हिस्से को पेंट कर दिया तो आपने 1/4 ऑफ एरिया को पेंट कर दिया। मैं अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये आपके पास लेंस था, आपने इसका 1/4 पार्ट पेंट कर दिया, तो अब लाइट 3/4 पार्ट में से बाहर जाएगी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी 3/4 ही हो जाएगी। Clear? Next question. A point object is placed at a distance 25 cm from a convex lens of focal length 20 cm। एक 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है कन्वेक्स लेंस से जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इफ ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस t and refractive index 1.5 is inserted between the object and lens, the image formed at infinity, find the thickness of the glass slab। तो यहाँ पर हमने एक ग्लास स्लैब रखी जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है। कहाँ पे रखी है? बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। सो दिस इज लेंस, ओके, एंड दिस इज glass plate of unknown thickness but refractive index is given and object is placed at a distance of 25 centimeter from the lens and we have to calculate इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए ताकि इमेज इन्फिनिटी पे बने। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब इस लेंस में से पास करने के बाद इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर ऐसे होना चाहिए as if it is placed at focus of the lens, यानी कि इस ग्लास स्लैब के बाद इसका कितना शिफ्ट हो जाना चाहिए? इट शुड शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्लियर? और हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? शिफ्ट थ्रू स्लैब, इसका फॉर्मूला होता है t × 1 - 1/μ। तो t हमें कैलकुलेट करना है, म्यू की वैल्यू मुझे 1.5 यानी कि 3/2 हो जाएगी। शिफ्ट मुझे चाहिए 5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट t = 5 इंटू, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/3 बन जाएगा। तो आप लोग इसे लिख सकते हो, एक स्टेप यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 2/3 यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा t × 1/3। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा t × 1/3 यानी कि 5 × 3, सो t comes out 15 centimeter and this is my required answer. Clear? Next question. A pinhole camera with film 75 mm high is to be used to take a picture of tree 10 meter high. क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक पिन होल कैमरा क्या है? बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा होल किया होता है, दिस इज नोन एज पिन होल कैमरा with film 75 mm high is to be used to take a picture of 10 meter high tree। एक 10 मीटर बड़े ट्री की पिक्चर लेने के लिए हम लोग पिन होल कैमरा को यूज़ कर रहे हैं। द फिल्म इज़ 150 mm फ्रॉम द पिन होल, दिस इज़ पिन होल, और ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये 150 mm गिवन है एंड सामने मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रीन है और यहाँ पर मुझे फिल्म बनानी है, ये 75 mm है। हाउ फार शुड द कैमरा बी फ्रॉम द ट्री टू इंड्यूस द फुल हाइट ऑफ द ट्री? हमें ये डिस्टेंस x बेसिकली फाइंड आउट करना है।
कंसेप्ट क्या होगा, रेज यहाँ से चलेंगी और इस स्क्रीन तक पहुँचेंगी, रेज यहाँ से चलेंगी और इस स्क्रीन तक पहुँचेंगी। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनेगी जो कि सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी। आई विल ड्रॉ रे डायग्राम समवट लाइक दिस। ओके, तो ये ट्री का अपर एंड हो गया। अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट की तरह मानूं तो ये ए पॉइंट, ये बी, और इसकी यहाँ पर मेरे पास इमेज बनेगी। ये हो जाएगा ए डैश, ओ बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश। सो दिस इज द सिचुएशन। इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो आप लोगों के पास ये डिस्टेंस x अननोन है, ये डिस्टेंस आपको पता है 150, ये लेंथ पता है। सो आई विल गो फॉर x बाय 150, दिस इज इन mm, ओके, इज इक्वल टू x बाय 150, और इधर मेरे पास आएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय 75 mm. फ्रॉम हियर आई विल गेट x is equal to 20 meter and this is my required answer. उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a slide projector has a lens of focal length 15 centimeter. If a 5 centimeter by 5 centimeter slide is to appear 1 meter by 1 meter when projected, how far from the lens should the screen be placed? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लेंस, इधर हमारे पास एक स्लाइड है और हमें इस स्लाइड को प्रोजेक्ट करना है, और हम चाहते हैं कि 5 बाय 5 सेंटीमीटर की स्लाइड की इमेज 1 मीटर बाय 1 मीटर बने। यानी कि अगर मैं मैग्नीफिकेशन को देखूं तो मुझे मैग्नीफिकेशन कितनी चाहिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन शुड बी 20। इज दैट क्लियर? वी नीड, देखो ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 100 सेंटीमीटर, तो मुझे मैग्नीफिकेशन चाहिए 20। क्वेश्चन इज हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो हमें v कैलकुलेट करना है, स्क्रीन के लिए पोजीशन या डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट के लिए हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें फोकल लेंथ f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए जो कि m, v एंड f को आपस में रिलेट करता है। आप लोग याद करो, हम लोगों ने m के लिए फॉर्मूले पढ़े थे, I बाई ओ इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस यू, एंड एक यहाँ पे और पढ़ा था f माइनस वी बाई एफ। आई थिंक सो ये माइनस था या प्लस था, ये थोड़ा सा डाउटफुल हुआ है, मुझे खुद को भी याद नहीं है, तो एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ड्राइव करके देखते हैं हमारे पास क्या फार्मूला होता था। हमारे पास लेंस इक्वेशन है -1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। पूरी इक्वेशन को v के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया मेरे पास -m प्लस 1 इज इक्वल टू v बाई एफ। अगर मुझे चाहिए m तो m विल बी रिटन एज 1 माइनस वी बाई एफ, यानी कि f माइनस वी बाई एफ। तो ये परफेक्ट आंसर आ गया। तो आई कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस फार्मूला m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। मुझे इमेज स्क्रीन के ऊपर चाहिए। अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज चाहिए तो इमेज इज गोइंग टू बी रियल इमेज। अगर रियल इमेज है तो m की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होनी चाहिए। f फोकल लेंथ मुझे क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर गिवन है, आई कैन पुट दिस वैल्यू। ये मेरे पास हो जाएगा -300 इज इक्वल टू 15 माइनस v, यानी कि v की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी +315 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, focal length of a thin convex lens is 30 centimeter. At a distance of 10 centimeter from the lens, there is a plane refracting surface of refractive index 3/2. Where will the parallel rays
इंसिडेंट ऑन द लेंस कन्वर्ज। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस गिवन है। यहाँ पर रेज हम पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं लाइक दिस। These rays should focus at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये डिस्टेंस मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर बन गया। सो दिस इज़ द सिचुएशन। यहाँ पर इस लेंस की जो इमेज है, इमेज ऑफ लेंस विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर द plane refracting surface. So this will act as virtual object. Where will the parallel rays incident on the lens converge? रेज कहाँ पर कन्वर्ज होंगी? तो हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो बच्चों ये सिचुएशन है। अब देखो लाइट जा रही है रियल मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, देन इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो नॉर्मल इस तरफ होगा, है ना, दिस इज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करने का मतलब ये रेज थोड़ा दूर जाएंगी। सो दिस विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो इस केस में हमारे पास रियल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3/2 है। इस केस में एपरेंट डेप्थ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रियल डेप्थ। तो म्यू का फार्मूला बनेगा एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, यानी कि एपरेंट डेप्थ विल बी 3/2 टाइम्स रियल डेप्थ, यानी कि 30 सेंटीमीटर। सो दिस कम्स आउट 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि लेंस से ये डिस्टेंस हमारे पास 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑप्शन डी शुड बी आर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, distance of an object from the first focus of an equiconvex lens is 10 centimeter and the distance of its real image from the second focus is 40 सेंटीमीटर। तो x1 मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है एंड x2 मुझे 40 सेंटीमीटर गिवन है और मुझे फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। बेसिकली बच्चों यहाँ पर हम न्यूटन्स फार्मूला की बात कर रहे हैं। आज ही हमने शुरुआत में इस लेक्चर के ये डेरिवेशन की थी। ये MCQs के लिए आप लोग एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हो। दो फोकस हैं F1 F2, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में x1 गिवन है और जो इमेज यहाँ पे बनी उसके लिए ये डिस्टेंस मुझे x2 गिवन है। हम लोगों ने आज रिजल्ट ड्राइव किया था x1 x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर, यानी कि f की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर √10 × 40 यानी कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी शुड बी माई रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया हमारे पास, पावर ऑफ अ लेंस। पावर हमें रिप्रेजेंट करता है कि रेस कितनी ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज हो सकती हैं। एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। इसको आप लोग ऐसे देख सकते हो, मान लीजिए मेरे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है, रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ये लेंस रेज को यहाँ पर कन्वर्ज कर देता है। अब मेरे पास एक दूसरा लेंस है, दूसरा लेंस ऐसे ही पैरेलल आने वाली रेज को बहुत ही नज़दीक कन्वर्ज कर देता है। तो इस केस में कन्वर्ज करने की एबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि इसकी पावर ज़्यादा है, इट हैज़ मोर पावर पहले लेंस के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर मैं फोकल लेंथ देखूं तो पहले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कम है, यानी कि जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी पावर कम होगी। मीन्स पावर ऑफ ए लेंस is inversely proportional to focal length. In fact,
power of a lens is defined as reciprocal of the focal length of the lens. Clear? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि हमारे पास एक लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसे अगर मैं मीटर्स में लिखूं तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं पावर लिखना चाहूं तो ये 1/f हो जाएगा, ये यानी कि 1.2 यानी कि ये 5d हो जाएगा। ठीक है, d इसके यहाँ पर पावर के यूनिट्स बन जाएंगे। ध्यान रखना कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी नेगेटिव आएगी। ये भी ध्यान रखना कि जब भी आपको पावर के यूनिट्स लिखने हैं तो आपको फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। हाँ, अगर आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, P इज इक्वल टू 100/f। तब f आप सेंटीमीटर में लिख लो, तब आपका आंसर सीधा डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, d में आ जाएगा। देन यू कैन राइट डाउन f इन सेंटीमीटर। So we have power of a lens is the reciprocal of its focal length and it should be measured in meter। इसके SI यूनिट होते हैं डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर is the power of a lens whose focal length is equal to 1 मीटर। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। P is equal to 1/f। अगर मेरे पास फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो मेरे पास पावर की वैल्यू 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए कनकेव लेंस इज नेगेटिव, नो डाउट एट ऑल। इनफैक्ट जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये जो 1/f है ये भी पावर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब हम दो लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रख के उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो थिन लेंसेज हैं। मेक इट श्योर बेटा, हमारी अजम्पशन क्या है कि लेंसेज आर थिन। अगर थिक है तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेंस इतने पतले हैं कि उनको जोड़ के रखने से अगर मैं डिस्टेंस C1 से मेज़र करता हूँ या C2 से मेज़र करता हूँ या इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मेज़र करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस रिमेन्स सेम। आई रिपीट, लेंस थिन है। क्लियर? तो अगर मैं डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, पहले लेंस के लिए क्या होगा? पहले लेंस से रे गई, रे को क्या होना था? कन्वर्ज होना था। तो रे कन्वर्ज हुई, बट दूसरे लेंस ने इसको दोबारा से और ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया। क्योंकि मैं यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस ही अपनी एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो दूसरे लेंस ने इसको और ज़्यादा कन्वर्ज कर लिया। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये पहले लेंस की इमेज थी, ये दूसरे लेंस के लिए एक्ट करेगी एज ए ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास फाइनल इमेज आई बनेगी। इस लेंस की L1 की फोकल लेंथ f1 मान लीजिए और L2 की फोकल लेंथ f2 मान लीजिए। तो हमारे पास लेंस इक्वेशन क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस मैं लूँगा इन दोनों के कांटेक्ट वाले पॉइंट से u। तो ये हो गया मेरे पास -1/u प्लस 1/v1। पहले लेंस के लिए इमेज v1 पे बनी। दिस इज इक्वल टू 1/f1। अब दूसरे लेंस की बात करते हैं। दूसरे लेंस के लिए v1 विल एक्ट एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज बनेगी एट ए डिस्टेंस v। ये डिस्टेंस दो लेंसेज के सेंटर से फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस हम लोग बच्चों v लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू f2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास v1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। मेरे पास बचेगा -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर? से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए
मुझे इन दोनों लेंसेज की जगह एक सिंगल लेंस यूज़ करना है। मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल लेंस इन दोनों का काम करे, यानी कि इन दोनों लेंसेज ने मिलके एक ऑब्जेक्ट को जो कि डिस्टेंस u पर प्लेस था उसकी इमेज v डिस्टेंस पे बना दी। 2 बार कन्वर्जन होने के बाद फाइनल इमेज v पे बनी। मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल लेंस इन दोनों को रिप्लेस कर दे, यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल लेंस के लिए इतनी फोकल लेंथ हो ताकि ऑब्जेक्ट को u पे रखने से फाइनल इमेज v डिस्टेंस पे ही बने। यानी कि इस केस में मैं लिख सकता हूँ -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। ये जो f है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। सेम कंसेप्ट जैसा कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स, बैटरीज वगैरह में पढ़ चुके हैं। नाउ इफ आई यूज इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आई कैन राइट डाउन कि इनकी लेफ्ट साइड सेम है, तो आई कैन राइट डाउन 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, यानी कि दिस इज इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। क्लियर? अगर लेंसेज 2 से ज़्यादा हो तो उस केस में हम लोग फोकल लेंथ कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 एंड सो ऑन। क्लियर? अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ रिप्रेजेंट पावर। तो अगर मुझे पावर्स लिखनी हो तो मैं पावर्स को कैसे लिखूंगा? आई विल यूज रेड कलर, यहीं पे बीच में कहीं लिख देंगे। P विल बी रिटन एज P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। दिस इज इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। एंड इन द लास्ट मैग्निफिकेशन, अगर 2 लेंसेज को कंबाइन करके रखा जाता है तो इफेक्टिव मैग्निफिकेशन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। अगर 3 लेंसेज हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। जब लेंस के एक सेक्शन को सिल्वर किया जाए, सिल्वर का मतलब है पॉलिश कर दिया जाए, यानी कि अब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, उस केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी? इसको समझने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है हमारे पास जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। आप एक लेंस लीजिए और साथ में यहाँ पर ये साइड को पॉलिश कर दीजिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से बिहेव करेगा। एक कन्वेक्स लेंस, फिर एक कनकेव लेंस, फिर लाइट घूम के वापस इस कन्वेक्स लेंस में से जाएगी, यानी कि फिर से ये एक और कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। मीन्स दिस अरेंजमेंट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 convex lenses and 1 concave mirror। क्लियर? तो इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर लिखनी पड़ेगी तो ये आएगी 1/f1। पहले लाइट यहाँ से आई तो ये इस लेंस में से पास करेगी, फिर ये इस मिरर से टकराएगी तो ये 1/f2 हो जाएगा, फिर ये वापिस यहाँ से बाहर जाएगी, फिर से ये एक लेंस में से पास करेगी जिसकी फोकल लेंथ f1 है, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 2/f1 प्लस 1/f2। इज दैट क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इनमें हमारे पास जो इक्वी कन्वेक्स लेंसेज गिवन होते हैं, यानी कि R1 एंड R2 की वैल्यू सेम दी होती है। अगर ऐसा है तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि इस डबल कन्वेक्स यानी कि बाई कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। हालांकि ये रिजल्ट मुझे स्टैंडर्ड याद है, बट आप लोगों के लिए मैं दोबारा से करूंगा। आपको याद होगा कि डबल कन्वेक्स लेंस के लिए सेकंड सरफेस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू हो जाएगी μ-1 इंटू 2/r, यानी कि f की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी r/2 इंटू μ-1। क्लियर? ये हो गई फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस जिसको हम लोगों ने f1 से डिनोट किया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2/,
ये हो जाएगा मेरे पास r/2 इंटू म्यू माइनस 1. इज दैट क्लियर? प्लस अब फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी कि r/2. यहाँ पर बच्चों आप लोग नोटिस करोगे, ध्यान रखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू पुट हियर साइन कन्वेंशन. ठीक है, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा क्या करना है. ये हो जाएगा 4 टाइम्स म्यू माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 2/r. ध्यान रखना ये टॉपिक भी हमारा सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है, आपको इसकी ज़रूरत बोर्ड के लिए नहीं है. तो यहाँ पर ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा. अगर आप इसे लिखते हो तो 2/r इंटू 2 म्यू माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2 म्यू माइनस 1 बचेगा. तो 1/f ये आ गया, यानी कि फोकल लेंथ f की वैल्यू मेरे पास r/2 टाइम्स 2 म्यू माइनस 1 बन जाएगी. उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन सही होगी. मुझे ये रिजल्ट एज सच याद नहीं है. क्लियर? सो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज एंड 1 कनकेव मिरर. हमने क्या लिया था? कन्वेक्स लेंस को पॉलिश किया था. तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर. कन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर, क्योंकि लाइट ने वापिस चले जाना है. एक कनकेव मिरर से ही लाइट रिफ्लेक्ट होके वापिस जाती है, तो ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा. और जब आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे तब आप यहाँ पर f की वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस पुट कर सकते हो, क्योंकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. डेरिवेशन में आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं पुट करना है, फाइनल रिजल्ट में आपको नेगेटिव पुट करना है. ये सारा साइन कन्वेंशंस का खेल होता है, बट उतनी डिटेल डेरिवेशंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होती. ठीक है, चलिए अब इसको समझने का दूसरा तरीका क्या है. अब हम ये लेते हैं कि लाइट यहाँ पर आई, ये ऑब्जेक्ट से लाइट आई कन्वेक्स सरफेस के ऊपर. कन्वेक्स सरफेस के आने के बाद ये लाइट ने इमेज बनानी थी, इस ऑब्जेक्ट ने इमेज बनानी थी I1. ये इमेज एक्ट करेगी एज ए ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, और उसकी इमेज फिर वापस बनेगी I2. बट फिर से ये इस लेंस में से पास करेगी, तो फिर से एक बार ये फिर से क्या होगी? कन्वर्ज होगी और फाइनल इमेज I3 बनेगी. मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये देखिए, ये मेरे पास है एक कन्वेक्स लेंस और ये मेरे पास है, इसको पॉलिश कर दिया. अब मैं इसको लेंस की तरह नहीं सोचूंगा, मैं इसे सोचूंगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस 1 और ये मेरे पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2. मेरे पास ये रहा ऑब्जेक्ट से ये लाइट गई, लाइट मेरे पास क्या हो गई? थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई. इस मिरर ने, अब ये कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर ने लाइट को मोड़ दिया. ठीक है, वापस भेज दिया. जब इसको वापस भेजा तो इस लेंस ने इसको वापस क्या कर दिया? लेंस नहीं बल्कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने इसको वापस फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और ये फाइनल इमेज बन गई. यानी कि जो इमेज है वो कितने स्टेप्स में बन रही है? रे गई, ये पहले रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई और फिर से ये रिफ्लेक्ट हुई. तो इस स्टेप्स के थ्रू भी हम लोग इसे सोच सकते हैं. डजेंट मैटर, हर केस में हमारा आंसर सेम ही आएगा, बट हमें इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है. आप लोग बस यही रिजल्ट जो बेसिक कंसेप्ट है ये याद रख सकते हो, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. चलिए करके देखते हैं. हम एक प्लेनो कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे. एक तरफ से कन्वेक्स है, एक तरफ से प्लेन है और हमने इसे पॉलिश कर रखा है. जब पॉलिश किया हुआ है तो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं r मान के चलता हूँ. एंड लेट अस सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज म्यू. तो यहाँ पर फिर से मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा 3 चीज़ों का. 1/f1 पहले प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फिर प्लेन मिरर एंड देन इट इज अगेन प्लेनो कन्वेक्स लेंस. ठीक है, ये मेरे पास है प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज प्लेन मिरर.
प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। क्लियर? तो मेरे पास फोकल लेंथ f2 की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि 1/f2 की वैल्यू तो बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगी। मुझे अब 1/f लिखना है, दिस कम्स आउट 2/f1। सो लेट अस कैलकुलेट f1, फोकल लेंथ ऑफ दिस प्लेनो कन्वेक्स लेंस। 1/f1 का फार्मूला बनेगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। प्लेन साइड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 1/f1 की वैल्यू म्यू माइनस 1/r हो जाएगी। यानी कि यहाँ से f की वैल्यू मेरे पास f1/2 यानी कि r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1 आएगी। सो दिस इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि व्हेन a plane surface of a plano-convex lens is polished। आगे चलते हैं। अगला केस है मेरे पास, जब मेरे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है बट यहाँ पर कन्वेक्स सरफेस को पॉलिश किया गया है, उस केस में तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में आर मान लूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ पर म्यू लेके चलेंगे। वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स। पहला प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फिर मेरे पास हो गया कनकेव मिरर एंड देन अगेन आई हैव प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो इस केस में बच्चों ये दोनों कंबाइन किए जा सकते हैं, 2/f1 प्लस 1/f2 लिखा जा सकता है। नाउ लेट अस फोकस ऑन 2/f1। ये हम लोग अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार मेहनत क्यों करेंगे। 2/f1 ठीक है ना, तो ये 1/f1 की वैल्यू हमने लिखी थी म्यू माइनस 1/r, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी म्यू माइनस 1/r। और व्हाट अबाउट फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर, ये हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, यानी कि 2/r। यानी कि 1/f की वैल्यू लिखनी हो तो एलसीएम हो जाएगा r, ये 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। इससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि f की वैल्यू मेरे पास r/2 म्यू हो जाएगी। अगर आप इन रिजल्ट्स को याद रख सको तो बेहतर है, अगर नहीं याद रख सकते तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सारे रिजल्ट्स मौके पे भी बड़ी आसानी से ड्राइव किए जा सकते हैं अगर आपको कंसेप्चुअली ये सेक्शन पता है कि डेरिवेशन कैसे करनी है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कंबाइंड रिजल्ट लिख रखा है, हम लोग इनफैक्ट इसको क्रॉस चेक भी करेंगे कहीं हमारी कोई गलती ना होगी हो। तो हमारे पास जो पहला केस है, जो हमारे पास सब प्लेन साइड को पॉलिश किया है, तो आंसर था r/2 इंटू म्यू माइनस 1। तो ये हो गया r/2 इंटू म्यू माइनस 1, दिस इज परफेक्ट रिजल्ट। सेकंड केस में हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आई थी, ये रही, ये लिखा हुआ है 1/f लिखा हुआ है ना, तो 1/f लिखा हुआ है मेरे पास 2 म्यू बाई r, यानी कि r/2 म्यू विल बी इक्वल टू f। तो ये मैंने यहीं पे लिखा था f इज इक्वल टू r/2 म्यू, ये भी रिजल्ट परफेक्ट है। मुझे इस रिजल्ट की थोड़ी सी चिंता है, यहाँ पर f की वैल्यू मेरे पास आ रही है r/2 इंटू 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, लेट अस चेक क्या ये आया था, ये हमने लिखा था f इज इक्वल टू r/2 इंटू 2 म्यू माइनस 1। परफेक्ट रिजल्ट है, सारे के सारे आंसर मैच कर गए। ये स्लाइड मैंने लिखी हुई है ताकि आप लोग एक सिंगल पेज के ऊपर इसे याद कर सको। चलिए आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बिना पुराने रिजल्ट्स को यूज़ किए रिजल्ट ड्राइव करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है, इनफैक्ट इक्वी कन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3/2 गिवन है एंड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिफोर दिस लेंस सो दैट द इमेज कॉन्साइड्स विद द ऑब्जेक्ट, ताकि इमेज कॉन्साइड कर जाए ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट एंड इमेज कॉन्साइड करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि ये लेंस बिहेव करेगा लाइक ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट एंड इमेज कब कॉन्साइड करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
एट 2f, यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट को 2f पे रखना है, वे f विल रिप्रेजेंट इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है। पहले तो हम इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 1/f का फॉर्मूला बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f1। f1 रिप्रेजेंट करेगी फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड f2 विल बी फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। तो ये हो जाएगा 2/f1 प्लस ये हो जाएगा 1/f2। 2/f1, 2 तो ऐसे जाएगा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, बट क्योंकि r1 r2 सेम है तो मैं साइन कन्वेंशन लगा के सीधा लिख दूंगा। ध्यान रखना है कनकेव मिरर की कैलकुलेशन करते हुए साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करनी है, और जो f2 है फोकल लेंथ है वो होगी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसे मैंने r/2 लिख दिया है। तो 1/f मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r प्लस 2/r। क्लियर? यहाँ से मैं म्यू की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। दिस इज 3/2, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 इंटू 2/r प्लस 2/r। क्लियर? ये 2 कट जाएगा, यानी कि मेरे पास 1/f की वैल्यू आएगी 2/r प्लस 2/r, दिस कम्स आउट 4/r, यानी कि f की वैल्यू फोकल लेंथ की वैल्यू मेरे पास r/4 बन जाएगी। r मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो फोकल लेंथ मेरे पास 25/4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया था कि ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर रखो ताकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड कर जाएं, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एट ए डिस्टेंस 2f, यानी कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 2f। 2f का मतलब 25/2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25/2 सेंटीमीटर सो दैट object and image may coincide. Clear?